Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. This is Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रीसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और इस टॉपिक का नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ऑल्दो ये बहुत ही एडवांस किस्म का टॉपिक है, बट आई वांटेड टू थ्रो दिस टॉपिक टू माय यूट्यूब ऑडियंस एंड अदर स्टूडेंट्स ताकि वो इस टॉपिक को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, इसके फ्यूचर को समझें. वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं, चाहे वो MBBS की डिग्री परसू कर रहे हों या BDS की डिग्री परसू कर रहे हों या फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हों या वॉट एवर फील्ड रिलेटेड टू मेडिसिन, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में बेसिक नो हाउ रखते हों ताकि उनको पता हो कि कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है. तो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इन कैंसर डायग्नोस्टिक्स. आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और एंड तक जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा इस फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है. पर्टिकुलर फोकस इस लेक्चर में मेरा होगा कैंसर के लिए, लेकिन ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की टेक्निक है ये बहुत सारी डिजीजेज में इट इज़ हेल्पफुल. इट इज़ हेल्पफुल इन इन्फेक्शियस डिजीजेज, इट इज़ हेल्पफुल इन गिविंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उस पर भी हम बात करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अपना तारुफ मैं आपको दे चुका. मेरा नाम है प्रोफेसर आसिफ कुरैशी और मेरी ये कुछ एफिलिएशंस हैं. मैं इस वक्त प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हूँ डाउ यूनिवर्सिटी में, कंसल्टेंट हूँ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी. एक कैंसर रजिस्ट्री हमने डाउ में इस्टेब्लिश की है, उसको मैं हेड करता हूँ और डाउ में जो नेक्स्ट जनरेशन फैसिलिटी बनने जा रही है उसका भी मैं फोकल पर्सन हूँ. एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द डाउ लेबोरेटरीज एज डायरेक्टर एट द डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस. अच्छा, इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का, ये इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें कि म्यूटेशंस का क्या स्पेक्ट्रम होता है किसी भी इंडिविजुअल में और किसी भी डिजीज में. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस डू वी हैव. ओके, अच्छा, एक चीज मैं अपने तमाम ऑडियंस को यहां पे ये थ्रो करना चाहता हूं कि रीसेंट गाइडलाइंस के मुताबिक ये वर्ड म्यूटेशंस जो है अब ह्यूमन जीनोम सोसाइटी और ऐसी रेलेवेंट सोसाइटीज कहती हैं कि वी शुड यूज द वर्ड जेनेटिक वेरिएंट्स रादर देन म्यूटेशंस, क्योंकि म्यूटेशंस एक्चुअली मेडिसिन में ये दिस इज लाइक दिस कि मेडिसिन में दे आर फॉन्ड ऑफ गिविंग न्यू नेम्स एंड न्यू नोमेनक्लेचर, द फैंसी नेम्स. सो म्यूटेशन भी यूज हो रहा है ऑब्वियसली बुक्स में भी, आर्टिकल्स में भी, बट द न्यू टर्मिनोलॉजी इज जेनेटिक वेरिएंट. सो आई वांट कि डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कटिंग एज इंफॉर्मेशन सारी पता हो. सो यू कैन कॉल इट म्यूटेशन बट इट्स बेटर दैट यू कॉल इट जेनेटिक वेरिएंट्स. ओके, अच्छा, अब देखें, इस बात को आप समझें कि म्यूटेशंस या जेनेटिक वेरिएशंस एक तो उस तरह की हो सकती है जिसमें देयर आर बिग चेंजेस. नाउ व्हेन वी से बिग चेंजेस, मिसाल इसकी मैंने यहां लिखी है पॉलीप्लॉइडी. नाउ पॉलीप्लॉइडी इज एनी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं. पॉलीप्लॉइडी, ओके, पूरा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा. एनीप्लॉइडी ऑन द अदर हैंड इज अ डिजीज जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं. एक पूरा हो सकता है क्रोमोसोम मिसिंग हो, एक क्रोमोसोम है ही नहीं. ओके, एंड देन देयर इज रीअरेंजमेंट. नो, रीअरेंजमेंट का मतलब यह है कि क्रोमोसोम का एक पीस निकल के किसी दूसरे पीस पे अटैच हो गया. इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट. तो वो उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है, बट वो वहां से डिटैच होके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एक क्रोमोसोम का पीस जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे फिक्स हो जाए, इसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट. नाउ ये तीनों जो मैंने यहां पे नाम लिखे हैं, पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी एंड रीअरेंजमेंट, दीज आर कॉल्ड बिग चेंजेस. व्हेन वी से बिग चेंजेस, उसका मतलब ये कि पूरे पूरे क्रोमोसोम के पीस के साथ मसला है. आप इस बात को समझें कि हाउ बिग द चेंजेस आर, कि पूरा एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, पूरा एक क्रोमोसोम मिसिंग हो गया, या क्रोमोसोम का पार्ट आपस में रीअरेंज हो गया. सो दीज आर बिग चेंजेस. ये जीन लेवल के चेंजेस नहीं है, ये बहुत सारी जीन्स को इन्वॉल्व करने वाले चेंजेस हैं क्योंकि पूरे क्रोमोसोम का पीस मिसिंग है. इसको आप ऐसे समझें कि घर में अगर 4 दीवारें हैं, एक पूरी दीवार गिर जाए तो इसको आप एक छोटा चेंज कहेंगे या बड़ा मेजर चेंज? इट्स अ बिग चेंज. लेकिन अगर उस पूरी दीवारों में, चारों तरफ की दीवारों में कहीं एक छोटा सा सुराख हो जाए तो वो एक छोटा चेंज कहलाएगा. सो यही एनालॉजी आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम्स में अगर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं या ऑल्टर हो जाते हैं या रीअरेंज हो जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड बिग चेंजेस. ओके, एंड देन वी हैव अदर सेट ऑफ चेंजेस. इससे जो छोटे चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं CNV. CNV का मतलब है कॉपी नंबर वेरिएंट्स, यानी तकरीबन 1000 बेस पेयर तक के जो चेंजेस हैं
बेस पेयर आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द बेस पेयर्स, ओके, जिनसे जीन्स का स्ट्रक्चर पूरा बनता है. सो अगर 1000 बेस पेयर तक चेंजेस हैं, सो दीज आर कॉल्ड कॉपी नंबर वेरिएंट्स. उससे अगर कम चेंजेस हैं, सो दे आर कॉल्ड इंडेल्स. और अगर बिल्कुल ही जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट, SNV, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अगर वो पूरी पॉपुलेशन में काफी प्रिवेल करती है, या सिंपल उसको यूजुअली पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं. और आपने पॉइंट म्यूटेशन की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी भी अपने कोर्सेज में, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन टाइप ऑफ थिंग, ओके. तो मैं बता क्या रहा हूं इस स्लाइड पे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट ऑन दिस स्लाइड इज दैट जेनेटिक वेरिएशंस कैन बी बिग चेंजेस, दे कैन बी मीडियम साइज चेंजेस, एंड दे कैन बी वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस, ओके. आपको ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इसके हिसाब से आप टेस्ट का पता देखें. अगर आपको किसी पेशेंट में पॉइंट म्यूटेशन डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरह का लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा. अगर आपको बिग चेंजेस डिटेक्ट करनी है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, उसमें रीअरेंजमेंट्स होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स, ओके. तो अगर आपको बिग चेंजेस डिटेक्ट करने हैं तो आपको अलग तरह के लेबोरेटरी टेस्ट करने होंगे. अगर आपको स्मॉल चेंजेस डिटेक्ट करने हैं तो आपको अलग तरह के लेबोरेटरी टेस्ट करने होंगे, और ये आपको पता होने चाहिए. सो अच्छा, फिर एक चेंजेस ये आपको, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, आर कॉल्ड एपिजेनेटिक चेंजेस. नाउ एपिजेनेटिक चेंजेस, these changes are not part of the genetic structure. जीन्स में चेंजेस नहीं होते, लेकिन अदर फैक्टर्स जो जेनेटिक रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइलेशन और ये तमाम स्टाफ जो जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ये भी काफ़ी, इसमें भी म्यूटेशंस रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ डिजीजेस को लेके. सो यू शुड नो कि देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स, दीज आर ऑल द जेनेटिक फैक्टर्स, एंड देन देयर आर एपिजेनेटिक फैक्टर्स, ओके. अब एक वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैरियोटाइपिंग. नाउ कैरियोटाइपिंग इज अ टेक्निक व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट बिग चेंजेस, ओके. और उसकी रेजोल्यूशन है 5 मिलियन बेसिस, यानी 5 मिलियन बेसिस तक का चेंज होना चाहिए अगर आप उसे कैरियोटाइप से पिक करना चाहते हैं, ओके. सो इन ऑर्डर टू pick big changes via karyotyping, these changes must be big. How big? 5 million bases. इसे हम कहते हैं resolution of the assay. Resolution of the assay का मतलब ये है कि कोई टेस्ट किस हद तक अगर चेंज हो जीन्स में या जेनेटिक स्ट्रक्चर में तो वो उसको पिक कर सकता है. सो कैरियोटाइपिंग की रेजोल्यूशन है 5 मिलियन बेसिस, ओके. और ये काफी बड़ा चेंज है. इससे अगर कम चेंजेस हैं तो फिश एक टेक्निक होती है, फ्लोरोसेंट इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन, वो की जा सकती है. और दूसरी एक टेक्निक कहलाती है अरे कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन. ये टेक्निक यूज की जा सकती है इन चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए. और अगर बहुत ही छोटी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेनेटिक लेवल की, तो PCR या NGS ऑब्वियसली बड़ी चेंजेस भी डिटेक्ट करता है. सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक NGS. बट द पर्पज ऑफ दिस स्लाइड इज टू टेल यू कि देखें, अगर आप बिग चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट करना है? कैरियोटाइपिंग. अगर आप मीडियम साइज चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपने करना है. और अगर आप म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशंस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो PCR इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. सो आपको एक बेसिकली ये पूरा स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक चेंजेस हैं, हम PCR की बात करते हैं, हम NGS की बात करते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा टेस्ट कब यूज करना है, वरना उसके बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा. अच्छा, फिर म्यूटेशंस ही को फर्दर कैरी ऑन करता हूं. तो म्यूटेशंस की ये दो टाइप्स यू शुड नो, सोमैटिक म्यूटेशन एंड जर्म लाइन म्यूटेशन. जर्म लाइन म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये गैमेट से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है. सो ऐसी म्यूटेशन जो गैमेट के जरिए बॉडी में आए और तमाम सेल्स में मौजूद हो, उसे कहते हैं जर्म लाइन. जबकि सोमैटिक म्यूटेशन होती है एट द साइट ऑफ द स्टडी. ये देखें, साइट ऑफ द स्टडी एरिया या साइट ऑफ द डिजीज एरिया. क्या मतलब हुआ? यानी से फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके ब्रेस्ट में एक नोड्यूल होगा, उस नोड्यूल में बहुत सारे सेल्स होंगे, उन सेल्स में से किसी में म्यूटेशन होगी, उसे हम कहेंगे सोमैटिक म्यूटेशन. तो सोमैटिक म्यूटेशन बीमारी की जगह पर होती है, इट्स एट द साइट ऑफ द डिजीज. जबकि जर्म लाइन म्यूटेशन तमाम सेल्स में होती है, ओके. और इसीलिए ये बात मैंने आपको बता दी कि इट कम्स फ्रॉम द गैमेट्स. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर मेरे पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट की मुझे जर्म लाइन म्यूटेशन चेक करनी है कि किस तरह की म्यूटेशन है, तो मैं उसकी बॉडी से सैंपल क्या लूंगा? आप मुझे बताइए. कोई भी सेल ले सकता हूं, ठीक है. वेयर कैन आई गेट इट?
फ्रॉम एनीवेयर। मैं उसका ब्लड ले सकता हूँ, ब्लड के सेल्स में भी वो म्यूटेशन होगी, उसके फाइब्रोब्लास्ट ले सकता हूँ, उसके और कोई भी बॉडी से सेल टाइप ले सकता हूँ, एंड आई विल गेट द म्यूटेशन। क्योंकि मैंने आपको ये शुरू में बता दिया कि जर्म लाइन जो म्यूटेशंस हैं वो बॉडी के तमाम सेल्स में प्रेजेंट होंगी, जबकि सोमैटिक म्यूटेशंस जो हैं वो सिर्फ एट द साइट ऑफ डिजीज होंगी। और इसीलिए ये हमें ब्लड में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग सोमैटिक म्यूटेशंस जो हैं वो मैंने आपको बताया दे आर प्रेजेंट एट द साइट ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज की जगह पे होती हैं, राइट। बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको एक लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी मैं आज बता दूं, उसका नाम है सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए, CTDNA, सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए। दूसरा एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए इस स्टेज पे, उसका नाम है लिक्विड बायोप्सी। होता यह है कि अगर कोई कैंसर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है तो वहां से कुछ सेल्स दे डाई, वो सेल्स मरते हैं, वो दे रिलीज देयर कंटेंट्स इनटू ब्लड, तो वो डीएनए भी बाहर आता है। वो डीएनए अगर ब्लड में डिटेक्ट किया जाए, अच्छा ये डीएनए कहां से आया, कैंसर की जगह से आया और कैंसर की साइट से आया, लेकिन अब ब्लड में है तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी म्यूटेशंस डिटेक्ट की जा सकती हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विड बायोप्सी, क्योंकि आप ब्लड ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड, आप इमेजिन करें कि ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर है, लंप है ब्रेस्ट में, और वो ब्रेस्ट का लंप में से कितने कम सेल्स होंगे जो डेड होंगे, कितने उसमें से कम सेल्स होंगे जो अपना डीएनए रिलीज करेंगे। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ डीएनए, कितना थोड़ा सा डीएनए ब्लड में आएगा। उस थोड़े से डीएनए को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किया जा सकता है। उसे कहते हैं लिक्विड बायोप्सी या सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए डिटेक्शन। बट द पॉइंट ऑफ ओवरऑल स्लाइड इज कि आपको पता हो व्हाट इज जर्मलाइन म्यूटेशन, आपको पता हो व्हाट इज सोमैटिक म्यूटेशन। ओके, तो जर्मलाइन म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सोमैटिक म्यूटेशन इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ द डिजीज। ओके, जर्मलाइन म्यूटेशन आपको गैमेट से मिलती है और आप किसी भी सेल को लेके जर्मलाइन म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि सोमैटिक म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए आपको उस ऑर्गन में जाना होगा जहां डिजीज है और वहां से बायोप्सी करनी होगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लड में भी उसका डीएनए आ सकता है, उसके हम नाम देते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए और लिक्विड बायोप्सी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो टेक्निक है जो लेबोरेटरी में हम करते हैं, इससे पहले कि उसको समझें, यू शुड नो कि सैंपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में हम सैंपल कौन सा यूज करते हैं। उसमें यूजुअली हम सैंपल यूज करते हैं जो कि स्लाइड पर होता है, ग्लास स्लाइड पर, जो यूजुअली हिस्टोपैथोलॉजी के लिए स्लाइड्स बनती हैं। सो वी यूज दैट सैंपल। ओके, और वो अनस्टेन्ड होता है, सो वी गेट ब्लैंक स्लाइड्स। से फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्लाइड हियर, अगर एक स्लाइड हमारे पास ये है और यहां सेंटर में ब्राउन टिश्यू जो आप देख रहे हैं, सपोज ये 100% ट्यूमर है, दिस इज ऑल ट्यूमर। अगर ये 100% ट्यूमर है और जो म्यूटेशन हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वो म्यूटेशन हेटेरोजाइगस म्यूटेशन है, सो बाय डेफिनेशन देयर आर 50% अलील्स प्रेजेंट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब सिंपल ये हुआ, किसी भी जीन की हमारे पास 2 अलील्स होती हैं, 1 कॉपी वी गेट फ्रॉम फादर एंड 1 कॉपी वी गेट फ्रॉम द मदर। ओके, अगर कोई म्यूटेशन मैं डिटेक्ट कर रहा हूं और वो हेटेरोजाइगस म्यूटेशन है, सो उसकी ऑब्वियसली दोनों में से, हेटेरोजाइगस का मतलब यही है, दोनों अलील्स में से कोई एक अलील अफेक्टेड है। और अगर 100% ट्यूमर सेल्स हैं और इन 100% ट्यूमर सेल्स में वो म्यूटेशन मौजूद है, तो मुझे 100 अलील्स नहीं मिलेंगी, 50% अलील्स मिलेंगी, क्योंकि हो सकता है फादर वाली अलील म्यूटेटेड हो या मदर वाली अलील म्यूटेटेड हो। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो द पॉइंट इज, अगर आपके पास 100% ट्यूमर सेल्स हैं, जो कि बहुत अच्छा सैंपल है, यूजुअली लेबोरेटरी में हमें इस तरह के सैंपल्स मिलते भी नहीं हैं। हमें सैंपल मिलते हैं जिसमें बहुत सारा नॉर्मल सेल होता है, बहुत कम ट्यूमर सेल होता है। बट if you are lucky on a good day, then you get a sample which is about 100% tumor, उसमें 50% alleles catch करने के chances हैं। लेकिन sometimes you get a sample which is 50% tumor and 50% normal cells। अब आप देखें, ये ब्राउन वाला ट्यूमर है और ये व्हाइट वाले नॉर्मल सेल्स हैं, तो मुझे ये बताइए अलील डिटेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ऑब्वियसली कम हो रहे हैं। नाउ यू आर डाउन टू 25% ऑफ अलील्स। लेकिन अगर और आपको बैड सैंपल मिलता है जिसमें सिर्फ 10% ट्यूमर है, ज्यादातर नॉर्मल सेल्स हैं, यानी जो स्लाइड बना के जिसने आपको भेजी है, जिस हॉस्पिटल ने, उसने कहा कि भाई इसमें म्यूटेशन डिटेक्ट कर दें। अब म्यूटेशन डिटेक्ट तब करेंगे जब उसमें ट्यूमर सेल्स होंगे। अगर इतने कम ट्यूमर सेल्स हैं तो आपके अलील डिटेक्शन या म्यूटेशन डिटेक्शन के चांसेस और कम हो जाते हैं, राइट? तो बता मैं आपको ये इस स्लाइड में रहा हूं कि सैंपल का ठीक होना बहुत जरूरी है। यूजुअली हम 10 से 20% अगर ट्यूमर सेल्स हों, देन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। लेकिन बेहतर है कि स्लाइड उस एरिया से बना के आपको भेजी जाए
जिस एरिया में ट्यूमर सेल्स ज्यादा हैं। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो योर सैंपल इज इंपॉर्टेंट। फिर बेसिकली हम करते ही हैं कि जब ये स्लाइड हमारे पास आती है तो इस स्लाइड को स्क्रैप करके ये सारा जो ट्यूमर टिश्यू होता है उस ट्यूमर टिश्यू को हम ट्यूब में ले लेते हैं और उस ट्यूब में लेने के बाद उससे डीएनए निकालते हैं। अभी आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन इस स्लाइड में आप सबको ये समझ आना चाहिए, यू शुड ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल। ओके, सैंपल बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ट्यूमर कंटेंट होगा उतना बेहतर है आपके आगे आने वाले रिजल्ट्स के लिए। ओके, नाउ जब हम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि इट वाज कंप्लीटेड इन, आपको पता है ना वैसे बाय द वे कि द ह्यूमन जीनोम हैज बीन सीक्वेंस्ड। ओके, और उसमें 20 साल लगे थे। सुनने में लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम है, बट आई विल टेल यू कि ये इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इट्स एक्चुअली अ गुड टाइम। बहुत जल्दी कंप्लीट किया है। काफी पैसे लगे इसमें, $3 बिलियन 2001 में ये कंप्लीट हुआ। और इसने एक अलग तरह की टेक्निक यूज की थी, उस टेक्निक का नाम है सैंगर सीक्वेंसिंग। सैंगर सीक्वेंसिंग अलग चीज है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो सैंगर सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट सैंगर सीक्वेंसिंग यूज, और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यूजेस। ओके, नाउ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप में से वो स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूलर पढ़ते हैं या समझते हैं। सी दीज आर डीएनटीपीज। डीएनटीपीज हम बेसिकली यूज करते हैं पीसीआर रिएक्शन में। अब देखिए ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है और ये थायमिन है, और ये इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स यूज होते हैं फॉर एनर्जी यूटिलाइजेशन। और ये 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज होता है जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर, तो चेन इलोंगेशन, यानी एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है और लंबी सी चेन बनाता है तो वो रिएक्शन यहां होता है, इलोंगेशन 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड पे। ठीक है, ये तो नॉर्मल डीएनटीपीज का स्ट्रक्चर है, लेकिन सैंगर सीक्वेंसिंग में हम यूज करते हैं इनका एक मॉडिफाइड वर्जन। और वो मॉडिफाइड वर्जन क्या है? एक तो देखें, हर नाइट्रोजनस बेस के साथ एक कलर टैग होता है, फ्लोरोसेंट डाई। एडेनिन के साथ येलो, गावनिन के साथ ब्लू, साइटोसिन के साथ रेड एंड थायमिन के साथ ग्रीन। ओके, इससे हमें पता लगता है कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस है, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें सीक्वेंसिंग के दौरान। दूसरा इसमें चेंज ये होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं टर्मिनेटर से, यानी देयर आर नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अच्छा, इससे होगा ये, व्हेन देयर आर नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो चेन इलोंगेशन नहीं होगी और जो इलोंगेशन का साइकिल है वो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। दैट वुड मीन कि जब कभी इनमें से कोई सा भी डीएनटीपी इस पीसीआर रिएक्शन में जाके अपने आप को अटैच करेगा तो साइकिल इलोंगेट होने के बजाय वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं फ्लोरेसेंट टर्मिनेटर्स। और इसकी बेस पे फिर हम सीक्वेंसिंग करते हैं। बहरहाल वो एक अलग डिटेल है जिसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट आर फ्लोरेसेंट टर्मिनेटर्स, और फ्लोरेसेंट टर्मिनेटर टेक्निक यूज होती है सैंगर सीक्वेंसिंग में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी एफिशिएंसी है सैंगर सीक्वेंसिंग की। इट कैन रन अप टू 300 to 400 सैंपल्स, काफी सारे सैंपल्स रन कर सकता है एक टाइम पे। इट कैन सीक्वेंस 700 बेसिस पर रन, अप टू 1 मिलियन बेसिस पर डे। और अगर इस हिसाब से हम कैरी ऑन करते एक सैंगर मशीन पर तो 100 साल लगने थे ह्यूमन जीनोम कंप्लीट होने में। It would have taken 100 years to complete human genome project if there was only one Sanger machine. लेकिन लकीली बहुत सारी Sanger machines यूज की और वो प्रोजेक्ट 20 साल में कंप्लीट हो गया। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, आज भी यूज होती है। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वैलिडेटिंग म्यूटेशंस। लेकिन हमें एनजीएस की जरूरत क्यों पड़ी? देखें, ये है फायदे एनजीएस के। इट्स हाई थ्रूपुट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एफिशिएंसी, इसकी स्पीड, इसका डेटा जनरेशन एक्सपोनेंशियल फोल्ड हाई है compared to Sanger sequencing. Okay, so it's very fast, robotic, high throughput type of stuff. Okay, और ये काफी सारी म्यूटेशंस आपको बता देता है अनबायस्ड तरीके से, जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स भी हैं, कॉपी नंबर वेरिएशंस हैं, इंसर्शंस, डिलीशंस, ट्रांसलोकेशंस। इट्स इजी टू परफॉर्म। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कोई बहुत ही हाथी घोड़े हैं, कोई बहुत ही मुश्किल टाइप की टेक्निक है। ऐसा नहीं है, इट्स एन ईजी टेक्निक टू अंडरस्टैंड एंड इट्स अ टूल फॉर प्रिसीजन मेडिसिन। देखिए, प्रिसीजन मेडिसिन का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मेरे जितने भी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रिसीजन मेडिसिन। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल देखें, ब्रेस्ट कैंसर का एक पेशेंट आता है अगर मेरे पास, उस ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को मैं एक ड्रग है जिसका नाम है हर्सेप्टिन। हर्सेप्टिन दूं या ना दूं, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में HER2 म्यूटेशन है या नहीं है। इफ द पेशेंट हैज HER2 म्यूटेशन,
तो मैं उस पेशेंट को हर्सेप्टिन दूंगा क्योंकि वो उस पर काम करेगी। अदरवाइज हर्सेप्टिन हर पेशेंट पे काम नहीं करेगी। सो चूंकि हर्सेप्टिन मखसूस पेशेंट्स पे काम कर रही है, इसीलिए उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। किसी पे काम करेगी, किसी पे काम नहीं करेगी। और हमें ये कैसे पता लगेगा कि हर्सेप्टिन काम करेगी या नहीं करेगी किस पेशेंट में? जस्ट बाय डिटेक्टिंग HER2 म्यूटेशन। म्यूटेशन है तो हर्सेप्टिन देनी है, म्यूटेशन नहीं है तो हर्सेप्टिन नहीं देनी है। एज सिंपल एज दैट। इसे हम कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। अच्छा, अब ये म्यूटेशंस का पता कैसे चलेगा? म्यूटेशन का पता PCR के जरिए चल सकता है, फिश के जरिए चल सकता है, और IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के जरिए पता चल सकता है। लेकिन अगर NGS कर लें तो क्या ही बात है। NGS के जरिए तो बेशुमार म्यूटेशंस का पता लग जाएगा और बेशुमार दवाइयों के बारे में पता लग जाएगा कि किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है। सो दैट्स व्हाई NGS इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर प्रिसीजन मेडिसिन, ओके, एंड इट इज गेटिंग कॉस्ट इफेक्टिव। कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी जब न्यू आती है तो बहुत महंगी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी चीप होना शुरू हो जाती है, सस्ती होना शुरू हो जाती है, इजीली अवेलेबल होना शुरू हो जाती है। मोबाइल फोन्स की एग्जांपल ले लें, जब नए नए आए थे कितने एक्सपेंसिव थे। हम सिम खरीदा करते थे 5,000। मैंने अपनी पहली सिम यू फोन की खरीदी थी, दैट कॉस्ट मी 7,000 रुपीज आई थिंक। और आज देखें सिम फ्री मिलती है, उसके साथ बैलेंस फ्री मिलता है, इतने ऐसे में। सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है वैसे वैसे चीप होती जाती है और इजीली अवेलेबल। सो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी इस वक्त न्यू टेक्नोलॉजी है और काफ़ी ऑलरेडी उसके प्राइस में कमी आई है, लेकिन वक्त के साथ साथ और कमी एक्सपेक्टेड है, ओके। तो ये सारे फायदे हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के, जो आपको एज ए स्टूडेंट पता होने चाहिए। एक ये स्लाइड में हमेशा शेयर करता हूं अपने स्टूडेंट से, इसको आप लोग वीडियो रोक के देख भी लीजिएगा, बट मैं कुछ चीजें इसमें दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए यहां, फर्स्ट ऑन्कोजीन आइसोलेटेड 1982 में पहली दफा ब्लैडर कैंसर की सेल लाइन में से एक ऑन्कोजीन यानी कैंसर कॉजिंग जीन आइडेंटिफाई की थी। उस ऑन्कोजीन का नाम था रैस। सो रैस वाज द फर्स्ट जीन आइसोलेटेड, ओके, 1982 में। अच्छा, फिर 2000 में यानी 18 साल बाद जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग फॉर कीमोथेरेपी सिलेक्शन। मतलब यह है आसान अल्फाज में कि सिर्फ 18 साल के अरसे में साइंटिस्ट्स ने पहली ऑन्कोजीन आइडेंटिफाई होने के बाद जीन एक्सप्रेशन की बेसिस पर दवाइयां देना शुरू कर दी। माय गॉड, 18 साल में इतनी सक्सेस, और दैट इज अमेजिंग। और अब हम, उस वक्त NGS अवेलेबल नहीं था, अब हमारे पास NGS अवेलेबल है। तो सोचिए जरा, ये देखें 2017 और 19, यहाँ पे 18 में काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, काफ़ी सारे FDA अप्रूवल्स हैं, काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक पैनल्स हैं, काफ़ी सारी थेरापेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं। सो मैं आपको बता नहीं सकता किस तेजी से NGS पर काम हो रहा है और पेशेंट्स के लिए मेडिसिन आइडेंटिफाई हो रही हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग, बताने का मकसद ये है ताकि आप थ्रिल्ड हों सारे के सारे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको यूजुअली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी नहीं जाता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का है। नाउ इसके लिए बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए। एक मशीन का नाम है इल्यूमिना, द अदर वन इज थर्मो फिशर, ऑक्सफोर्ड नैनोपो, और बहुत सारी हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर इल्यूमिना का है। इल्यूमिना इज द मार्केट लीडर फॉर सीक्वेंसिंग, और उसकी केमिस्ट्री को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, क्योंकि PCR रिएक्शन होता है और न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड। थर्मो फिशर जो कि दूसरा बड़ा ब्रांड है, आयन टॉरेंट, ये एक अलग केमिस्ट्री है, इसमें pH चेंज होती है बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बहरहाल उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग किन किन मशीन्स पर होती है। सो ये उन मशीन्स के नाम है। इल्यूमिना इज द बिगेस्ट वन, ओके। अच्छा, ये तीनों इल्यूमिना की मशीन्स हैं। इसमें जो ये सबसे छोटी मशीन है ये है कहलाती है माइसीक। फिर ये मिडिल साइज मशीन है, इसका नाम है हाईसीक, और ये इनका सबसे टॉप लाइन इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है नोवासीक, ओके। आज जरा इसको देखते हैं, माइसीक, हाईसीक, नोवासीक। अच्छा, इस टेबल में मैं आपको कंपेयर करके बताना चाह रहा हूं कि देखें सैंगर सीक्वेंसिंग है जो कितने रीड्स पर रन, कितने मिलियन रीड्स पर रन जनरेट करता है। ओनली 400, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी ओनली 400 रीड्स पर रन। नोवासीक 13 गीगाबाइट्स, ये बिग वन, ओके। सो जस्ट कंपेयर द थ्रूपुट, 400, 13 गीगाबाइट्स, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीड प्रोडक्शन, ओके। एंड गीगाबाइट्स प्रोड्यूस पर डे अराउंड 4 ट्रिलियन as compared to only a few million. So the point is कि मैं आपको पहली भी स्लाइड में बता चुका हूं, सीक्वेंसिंग की स्पीड, उसका थ्रूपुट, कितने सैंपल्स आप यूज कर सकते हैं, कितने सैंपल आप सीक्वेंस कर सकते हैं। इल्यूमिना या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हैज टेकन दिस टू द नेक्स्ट लेवल, ओके, बहुत ही हाई फाई लेवल पे ले गए इसको।
अच्छा, ये एक ग्लास स्लाइड की तरह की चीज होती है. इट्स अ बिग थिंग विच इज कॉल्ड फ्लो सेल. फ्लो सेल पे सारा सीक्वेंसिंग का रिएक्शन होता है. मैंने यहाँ पे साइड में एक छोटी सी ट्यूब रखी है. जो लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं वो समझते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एपेंड्रॉफ ट्यूब. ये फ्लो सेल है. ये स्लाइड है सबसे छोटे इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम था माइसीक. ये हाईसीक का फ्लो सेल है और ये नोवासीक. इसमें बेसिकली सैंपल आप डालते हैं और वो सैंपल इन छोटी छोटी लाइनों में, ये ग्रूव्स होते हैं, उन ग्रूव्स में ये सैंपल चला जाता है और पूरा फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का रिएक्शन इसी फ्लो सेल पे होता है. तो ये फ्लो सेल जो है बेसिकली ये हार्ट है. इट इज लाइक द हार्ट ऑफ द सीक्वेंसर. ओके, और इस तरह का ये रिएक्शन होता है. ये बेसिकली जो फ्लो सेल है ना, इस फ्लो सेल के अंदर ये जो छोटी 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 गलियां बनी हुई हैं, लेन्स, उन लेन्स को अगर बड़ा करके यहां देखें तो उन पर डीएनए मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. ऊपर से आप इस पे अपना सैंपल डालते हैं. वो सैंपल में भी ज़ाहिर डीएनए होता है जिसको आपने सीक्वेंस करना है. वो डीएनए यहां जाके अटैच होता है और यूं पीसीआर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. और कितने सारे पॉइंट्स पे स्टार्ट हो जाता है. देखें कितने सारे पीसीआर रिएक्शन हो रहे हैं इस एक फ्लो सेल के अंदर. मिलियंस ऑफ पीसीआर रिएक्शंस. चूंकि बहुत सारे पीसीआर रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग. यानी एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली बहुत सारे सीक्वेंसिंग रिएक्शन हो रहे हैं. सो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का दूसरा नाम है मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग. ओके, मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ये वर्क फ्लो है. देखिए, ये एक अलग से पूरा एक टॉपिक है जिसको हम किसी और लेक्चर में समझेंगे भी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बेसिकली टेक्निकल स्टेप्स होते क्या हैं. लेकिन आज चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा मैं समझा दूं कि ये वर्क फ्लो क्या है. बेसिकली इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में ना, अगर मैं इसको मोटा मोटा जिसे कहते हैं डिवाइड करूं इनटू ब्रॉड स्टेप्स, वो ब्रॉड स्टेप्स ये हैं कि सैंपल आपके पास जब आता है तो उस सैंपल में से आप सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं. डीएनए निकाल लेते हैं किट्स यूज करके. उस डीएनए को फिर फ्रेगमेंट करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसीज में. और जब वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाता है तो उसके साइड्स पे हम अडेप्टर्स लगा देते हैं. इसे हम कहते हैं लाइब्रेरी प्रिपरेशन. एडेप्टर लगा के हमें कंट्रोल मिल जाता है कि कौन सा पीस किसका साइज क्या है वगैरह वगैरह. और फिर ये सैंपल प्रिपेयर करने के बाद हम वो फ्लो सेल पे डाल देते हैं. मैंने आपको बताया था ना फ्लो सेल. उस फ्लो सेल में ये सीक्वेंसिंग का रिएक्शन होता है और ये आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ABCD टाइप की फाइल दे देता है. उस फाइल के साथ आप बायोइन्फॉर्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं और अल्टीमेटली आप रिपोर्ट कर देते हैं कि इस पेशेंट में ये म्यूटेशन थी. सो बेसिकली डीएनए निकाला तो पहला स्टेप अगर मैं देखूं तो वो ये है कि डीएनए एक्सट्रैक्शन और फ्रेगमेंटेशन. जो कैंसर का सैंपल आपके पास आया, आपने उसमें से डीएनए निकाल के उसको तोड़ दिया. सेकंड फिर बड़ा मेजर प्रोसीजर ये है लाइब्रेरी प्रिपेयर करने का. फिर सीक्वेंसिंग करनी है और सीक्वेंसिंग के बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स है. तो ये बेसिकली 3 से 4 ब्लॉक्स हैं. मैं दोबारा बताता हूं. सैंपल आया, सैंपल का सही होना बहुत जरूरी है. उसमें से डीएनए निकाल लिया, डीएनए निकाल के लाइब्रेरी प्रैप कर ली, उसके बाद सीक्वेंसिंग कर ली और फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जरिए रिपोर्ट कर दिया कि कौन सी म्यूटेशन है. ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू में बता रहा हूं. इसकी डिटेल्स फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. अच्छा, बहुत सारे पैनल्स मार्केट में अवेलेबल है. डायग्नोस्टिक पैनल, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को डील कर रहे हैं या स्किन कैंसर के पेशेंट को डील कर रहे हैं तो हर कैंसर के पेशेंट में मुख्तलिफ तरह की म्यूटेशंस रिपोर्टेड है और उसी हिसाब से फिर पैनल अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये टेस्ट का नाम है फाउंडेशन-1. जैसे और टेस्ट होते हैं ना, यूसीई करवा लें, रैंडम ब्लड शुगर करवा लें, इस तरह के टेस्ट के नाम होते हैं. इस तरह ये नाम है फाउंडेशन-1. ये टेस्ट की किट कितनी जीन्स को चेक करती है? 324. और ये FDA से अप्रूव्ड है डायग्नोस्टिक्स के लिए. तो यहां मैंने कुछ पैनल्स के नाम लिख दिए हैं जो यूज हो रहे हैं, कुछ टेस्ट के नाम लिख दिए हैं और इनमें से कुछ FDA अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं है. उनको मिल जाएगी फ्यूचर में अप्रूवल होपफुली. अच्छा, फिर आप कस्टम पैनल भी बना सकते हैं अपनी मर्जी के, कि आप कंपनी से कहें जी मुझे ये म्यूटेशंस देखनी है, आप मुझे ये किट बना के दे दें. वो भी पॉसिबल है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में काफी काम हो रहा है. कंपनीज इमर्ज कर रही हैं. इल्यूमिना मार्केट लीडर है. आपको ये सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर मेडिसिन जा रही है टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ओके, अच्छा, प्रिसीजन मेडिसिन और एनजीएस, ये अमेजिंग स्लाइड है. अमेजिंग स्लाइड. क्यों? देखें, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि मेडिसिन में जो बेसिकली तरक्की जिसे हम कहते हैं ना, वो तब होती है जब आप पेशेंट को केयर करना शुरू कर दें, पेशेंट को उसका फायदा पहुंचे. सालों की रिसर्च होती है और फिर पेशेंट को फायदा पहुंचता है. अब यहां एक एग्जांपल देखते हैं. देखें, ये अगर आपने EGFR की म्यूटेशन डिटेक्ट कर ली है लंग कैंसर के पेशेंट में, तो इरलॉटिनेब, जेफिटिनेब, एफेटिनेब, डेकोमिटिनेब, ये सारी ड्रग्स इस पेशेंट को फायदा पहुंचाएंगी सिर्फ उस वक्त जब EGFR की म्यूटेशन होगी.
यानी आप हर लंग कैंसर के पेशेंट को ये ड्रग्स न दें क्योंकि उसका शायद उतना फायदा ना हो। सो है ना ये अमेजिंग सी बात कि आपको म्यूटेशन पता हो, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी ड्रग देनी है। सो म्यूटेशन पता हो कौन सी ड्रग देनी है, म्यूटेशन पता हो कौन सी ड्रग देनी है। देखिए यही EGFR म्यूटेशन है लंग में, लेकिन अगर वो एज अ म्यूटेशन अवेलेबल है तो ये ड्रग्स देनी है, लेकिन अगर EGFR का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है तो फिर दूसरी ड्रग्स देनी है। So this is amazing success story of personalized medicine या precision medicine, okay? तो ये आपको पता होनी चाहिए as an example. अच्छा, NGS रिपोर्टिंग इज इवॉल्विंग। पॉइंट ये है कि ये नई फील्ड है। मैं अभी US गया हुआ था एक ट्रेनिंग के लिए, इसी सिलसिले में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की ट्रेनिंग थी। वहां भी मैंने ये बात नोटिस की और देखा कि डेटाबेसेस बन रहे हैं, लोग अभी इसको शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस फील्ड नहीं है ये जैसे ब्लड शुगर आज हर कोई चेक कर रहा होता है, इस तरह की चीज़ नहीं है। इट्स न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जीन लेवल पे काम हो रहा है। सो डेटाबेसेस आर इमर्जिंग, इंटरप्रिटेशन सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं नए नए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइंस बन रही हैं। अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है लिटरेचर के साथ, क्योंकि आज जो म्यूटेशन नहीं पता, हो सकता है कल वो म्यूटेशन रिपोर्ट हो जाए और वो पता हो। इसीलिए ये बात याद रखनी है कि NGS रिपोर्टिंग इज इवॉल्विंग एंड इंटरप्रिटेशन में भी डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि आज आपने किसी एक म्यूटेशन के बारे में बता दिया, हो सकता है कल वो म्यूटेशन इंपॉर्टेंट ही ना हो। डेटा आ जाए कि जी ये म्यूटेशन पहले हमने सोचा था कि एक्शनेबल है, अब हमें लग रहा है कि एक्शनेबल नहीं है, या वाइस वर्सा। हो सकता है एक म्यूटेशन आज जो कि एक्शनेबल नहीं है, कल वो एक्शनेबल हो। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्शनेबल, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये मैं पीछे कर जाऊं पिछली स्लाइड पे, लुक एट दिस स्लाइड, अगर इस म्यूटेशन के खिलाफ कोई ड्रग्स पता है कि फायदा देंगी तो ये म्यूटेशन कहलाती है एक्शनेबल। लेकिन अगर कोई ऐसी म्यूटेशन है जिसका ना कोई फायदा है, ना कोई ड्रग पता है, ना कुछ पता है, तो वो कहलाती है नॉन एक्शनेबल। लेकिन ये पॉसिबल है कि आज अगर एक म्यूटेशन नॉन एक्शनेबल है तो कल उसके बारे में कुछ पता चल जाए और वो एक्शनेबल बन जाए। सो ये आपको समझना जरूरी है, ओके? आगे चलते हैं। बस लास्ट स्लाइड, लेक्चर के एंड की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। हम हमेशा कहते हैं कि जी जर्मनी में ऑडी है, मर्सिडीज है, पाकिस्तान में हम नहीं रख सकते इतनी महंगी गाड़ी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं अपने ऑडियंस के साथ ये स्लाइड जरूर शेयर करता हूं कि डू वी नीड मल्टीपल फैसिलिटीज ऑफ NGS। NGS बहुत महंगी चीज़ है, इसकी एक एक मशीन 7 करोड़ 8 करोड़ और फिर उसके बाद उसके कंज्यूमेबल्स करोड़ों के। सो दैट्स एन एक्सपेंसिव थिंग टू डू। मेरा इस पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक सेंट्रल फैसिलिटी होनी चाहिए शहर में या से फॉर एग्जांपल प्रोविंस में, और वो फिर पूरा प्रोविंस यूज करे, सब वहां सैंपल्स भेजें डायग्नोस्टिक्स के लिए, बजाय इसके कि हर हर जगह आप ये फैसिलिटी बनाएं। बहरहाल इस पे बाज लोगों का कहना ये होता है कि नहीं हर जगह होनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग ओपन फॉर डिबेट। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है। कॉस्ट मेजर चैलेंज, महंगा टेस्ट है, लाखों रुपए का एक टेस्ट होता है। पेशेंट हमारे यहाँ जो जिस तबके का पेशेंट बेचारा, वो उसको खाने को नहीं होता, फिर डायग्नोज हो जाता है कैंसर, आप उसे कहें जी 2.5 लाख का एक टेस्ट करवा लो, वो उसका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब इससे मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? अब क्या उसको जवाब दें कि जी 100% तो हमें भी नहीं पता ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि म्यूटेशंस पता लग जाएंगी, अगर वो एक्शनेबल हैं तो कोई ना कोई दवाई उसको मिल जाएगी। ये इस तरह की चीज़ है। अब बहुत मुश्किल है हमारी कंट्री में, यहाँ लोग 200 रुपए का भी टेस्ट करवाते हुए बेचारों के पास पैसे नहीं होते। सो यस, कॉस्ट इज अ चैलेंज, बड़ा मसला है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसकी कॉस्ट वक्त के साथ साथ कम हो रही है। सिर्फ इस वजह से हम अगर इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में स्टार्ट ना करें कि जी बहुत महंगी है, तो ये भी ठीक नहीं होगा। आर रिलेटिव ड्रग्स अवेलेबल? हाँ जी, ये तो आ जाती हैं। जब टेस्ट अवेलेबल होगा तो किस म्यूटेशन पे कौन सी दवाई देनी है वो भी आ जाएंगी, और क्लिनिशियंस को बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्लिनिशियंस बहुत सारे लोगों को अभी भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की अवेयरनेस उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। उसकी मेजर वजह ये है क्योंकि ये हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है। देखें, आप मुझे बताएं, अगर आप MBBS के स्टूडेंट हैं तो क्या आपको ये पढ़ाया गया? अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो क्या आपको ये पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया जाता, आपके कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। जब कोर्स का हिस्सा ही नहीं है तो फिर उनको पता कैसे चलेगा? इसीलिए ये हम जैसे लोगों का काम है, वो कहते हैं ना कि हम जो तालीम बालगा करने निकले हैं, फ्री एजुकेशन देने निकले हैं, इन्वेस्ट इन यंगस्टर्स हमारा मोटो है। तो हम जैसे लोग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स प्लेटफॉर्म जैसे बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल। आम जबान में उनको पागल भी कहा जाता है कि जी क्या फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। बट एनीवेज, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन यंगस्टर्स। मैं चाहता हूं कि मेरी यंग जनरेशन अपग्रेड हो, अप स्किल्ड हो, उनको लेटेस्ट चीज़ों का पता हो। सो हमारा ये फर्ज है, आपको बता रहे हैं, आप आगे लोगों से शेयर करें इन लेक्चर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल से एसोसिएट लोगों को नई चीज़ों का पता लगे। और कौन से कैंसर्स पे हमें ये काम करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का? जो कॉमन कैंसर्स हैं,
कराची के, पाकिस्तान के, उनको उठाना चाहिए, उनकी म्यूटेशंस चेक करनी चाहिए और पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने कुछ नाम यहाँ लिखे हैं, ग्लोबोकैन, पीसीआर, डीसीआर, केसीआर, ये बता देता हूँ क्या है क्विकली। अगर आपको ये पता करना हो ना कि पाकिस्तान में कौन से कैंसर्स कॉमन हैं, तो ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है ग्लोबोकैन, ये बताती है। फिर ये हमारी लोकल वेबसाइट्स हैं, लोकल रजिस्ट्रीज हैं। ये है पंजाब कैंसर रजिस्ट्री, पीसीआर, ये भी डेटा रिपोर्ट करते हैं पंजाब के लिए कि कौन सा कैंसर सबसे कॉमन है पंजाब में। अच्छा, ये तो मेरी अपनी दिल के करीब, इसका नाम है डाउ कैंसर रजिस्ट्री, जो मैंने बताया कि इसको मैं ही हेड करता हूं और हम रेगुलर पेपर पब्लिश करते हैं। अगर आपको वो पेपर पढ़ने हैं तो मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। उन पेपर्स में हम रेगुलरली बताते हैं कि जी कराची में कौन से कैंसर्स कॉमन है। और फिर ये कराची कैंसर रजिस्ट्री है, इसमें डाउ से भी डेटा जाता है, आगा खान से भी डेटा जाता है, ज़ियाउद्दीन, सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का डेटा इसमें जाता है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कराची में या पाकिस्तान में कौन से कैंसर्स कॉमन है, क्योंकि ये पता होगा तभी आप को ये नेक्स्ट स्टेप पे आप सोचेंगे कि कौन से कैंसर्स की एनजीएस हमें करनी चाहिए। ओके जनाब, सारा लेक्चर आपने सुना, सारे डिस्कशंस आपने सुना, मुझे बताएं, इज इट वर्थ डूइंग इन पाकिस्तान, यानी नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। अच्छा, अभी नहीं हो रही, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी बहुत सारी साइट्स पे सिक्वेंसर्स पड़े हुए हैं, लेकिन क्लिनिकल रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं हो रही। हम डाव यूनिवर्सिटी में एक पूरा नया सेटअप बना रहे हैं जिसमें हम कैंसर डायग्नोस्टिक्स करेंगे, एनजीएस की मशीन्स इंस्टॉल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत कुछ चल रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा वक्तन फवक्तन। लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें इन तमाम चैनल्स के बावजूद पाकिस्तान में नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मेरा जवाब है यस, करनी चाहिए। आप अपना जवाब मुझे जरूर बताइएगा। विद दिस आई थिंक मैंने एक कोशिश की है कि मैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल नए टॉपिक के बारे में आपको एक बहुत ही आसान सहल जबान में इजी वोकैबुलरी यूज करके एक इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे राब्ता कीजिए, ये मेरी सारे डिटेल्स मौजूद हैं एंड I'll be more than happy to facilitate all of you. आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेटेड मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।